बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। फाइनल टर्म की लेक्चर सीरीज़ में आज हम करने जा रहे हैं मॉड्यूल नंबर 126। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एस्टिमेशन के बारे में हम देखेंगे कि एस्टिमेशन क्यों चाहिए होती है किसी भी फील्ड में। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, जब कोई भी कंस्ट्रक्शन की जाती है रियल लाइफ में, जैसे कोई बिल्डिंग तैयार की जाती है तो हर चीज़ की एस्टिमेशन की जाती है। उसमें सीमेंट कितना लगेगा, सरिया कितना लगेगा, ईंटें कितनी लगेंगी, रेत कितनी आएगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर आपकी एस्टिमेशन गलत हो, सपोज़ आपने एस्टिमेट किया है 9 लाख का, लेकिन आपकी जो कास्ट है वो 10 लाख होगी, तो उसमें क्या क्या आपको दुश्वारियाँ पेश आ सकती हैं। सबसे पहले ये होगी कि आपकी कास्ट ओवररन हो जाएगी। दूसरा ये होगा कि आपका मकान अगर 2 महीने में बनना था तो वो 3 या 3.5 महीने में चला जाएगा, यानी लेट डिलीवरी होगी। तीसरा ये होगा कि आप की सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, यानी आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। सो यही सेम इश्यूज़ जब आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, आप उसकी एस्टिमेशन रॉन्ग करते हैं तो सेम इश्यूज़ अराइज होंगे। यानी रॉन्ग एस्टिमेशन से क्या हो सकता है, लीड टू कास्ट ओवररन्स, लेट डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स, डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स। यानी जिस कस्टमर को आपने कोई भी प्रोडक्ट देनी है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, डिससेटिस्फाइड होगा। क्लियर हो गया। ये मैंने आपको एक सिनेरियो पेश किया एक रियल लाइफ से। ये रियल लाइफ में अगर आप देखें तो जो इंजीनियरिंग होती है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है, इन दोनों में क्या फ़र्क होगा, तो उन दोनों के डिफरेंसेस को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले ये है कि जो आम इंजीनियरिंग होगी वो ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट को यूज़ करके नई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। मसलन आपने अगर कोई नई कार बनानी है, जैसे टोयोटा वाले हैं या होंडा वाले हैं, कोई भी कंपनी ले लें, अगर वो कोई नई कार बनाती है तो उसके जो इंजन का डिज़ाइन होता है वो पहले से बना हुआ होता है। वो नया डिज़ाइन नहीं बनाते, बल्कि पहले से ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट को यूज़ करते हुए नई चीज़ या नया इंजन डेवलप करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अभी अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो इसमें भी कुछ ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये अगर आपने कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, सपोज़ अगर आपने मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो पॉसिबल है कि जो रिक्वायरमेंट उस सॉफ्टवेयर के लिए हैं उसके लिए आपके पास ऑफ द शेल्फ यानी पहले से बने हुए कंपोनेंट मौजूद ना हों। तो उसमें क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉफ्टवेयर की कम्प्लेक्सिटी चेक करने के लिए कुछ मीट्रिक्स देखने पड़ेंगे, कुछ मीट्रिक्स बनाने पड़ेंगे। यानी जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसको चेक करने के लिए ये कितना कम्प्लेक्स है, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, वो आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा। डोमेन स्पेसिफिक आपको उसकी डोमेन का नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर मेडिकल फील्ड से आप बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या डोमेन है, वो आपको नॉलेज होना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास कुछ जेनेरिक कंपोनेंट हैं तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड होते हैं। यानी लिमिटेड जेनेरिक कंपोनेंट को यूज़ करके आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। आजकल की जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो 2 बेसिक हिस्सों में डिवाइड की जाती है। एक प्रैक्टिशनर्स यानी जो डेवलपर होते हैं आपके, और एक थ्योरेटिशियंस यानी सॉफ्टवेयर, आजकल का जो भी सॉफ्टवेयर बनता है उसमें 2 तरह के आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए बंदे होंगे। एक डेवलपर्स होते हैं और दूसरे मेंटेनेंस फेज़ को हैंडल करने के लिए होते हैं। सो ये 2 कैटेगरीज हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आजकल, जिसमें एक प्रैक्टिशनर्स हैं और दूसरा थ्योरेटिशियंस हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हुए कौन कौन से टूल्स हैं जो कि इनको डेवलप करते हुए आपको आसानी फ़राहम करते हैं, यानी आपका टाइम बचाते हैं।
जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपने सपोज़ कोई ड्राइंग करनी है, हाथ से करेंगे तो बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा, लेकिन यही ड्राइंग अगर आप पेंट में करते हैं तो पेंट आपका एक टूल है जो कि आपकी ड्राइंग को आसानी फराहम कर रहा है। इस तरह कंप्यूटर में जो टूल होंगे जो भी किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में आसानी फराहम करते हैं, उनको हम केस टूल का नाम देते हैं, यानी कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल, नाम से ही ज़ाहिर है कि ऐसे टूल जो कंप्यूटर की एड करें, मदद करें। तो ये क्या कैसे मदद करते हैं? कॉस्ट एस्टिमेशन में मदद करेंगे, ये प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में मदद करेंगे, पर्सनल एलोकेशन में मदद करेंगे, यानी किस बंदे को क्या काम सौंपा जाए, यानी डिज़ाइनर का काम डिज़ाइन होगा, कोडिंग वाले का कोड करना होगा। इस तरह प्रोग्रेस मॉनिटरिंग में मदद करते हैं, राइटिंग डॉक्यूमेंटेशन में मदद करते हैं, प्रोटोटाइप यानी किस किस्म का आपका सॉफ्टवेयर होगा, उसका स्टाइल क्या होगा, इंटरफेस डिज़ाइन और आपके सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कैसा होगा, उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं, राइटिंग एंड डिबगिंग कोड्स, यानी ये सारे ऐसे काम हैं जो कि केस टूल फ्राहम करता है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने में। तो अब केस की हम यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं। केस टूल बेसिकली एप्लीकेशंस ही होती हैं। मैं आपको इसकी अगर एक एग्जांपल दूँ, तो जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं C++ में, सपोज C++ में जब आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसमें आपका जो C++ प्लेटफॉर्म है उसमें आपका सपोज डास है, डास आपका एक केस है, यानी एक आपका टूल है जो कि आपको आसानी फराहम करता है कोई भी प्रोग्राम लिखने में C++ में, यानी वो आपको बता देता है कि इसका आउटपुट क्या होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए कुछ IDEs होते हैं। IDE मीन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसमें C++ है, C# है, यानी ये लैंग्वेजेस हैं, इनको हम IDE का नाम देते हैं। C# है, C++ है, जावा है, पाइथन है, इसी तरह बहुत से और भी IDEs हैं। IDEs बेसिकली क्या हैं? कंबाइंड टूल्स हैं फॉर डेवलपमेंट, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए टूल्स हैं या एप्लीकेशंस हैं या लैंग्वेजेस हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? एडिटर्स हैं, कंपाइलर्स हैं। कंपाइलर्स में जैसे आपका नाम पहले आपको बता चुका हूँ कि C++ है, C का कंपाइलर है, इस तरह जावा का कंपाइलर है, डिबगिंग टूल्स हैं। तो ये IDE के पार्ट हैं या कंपोनेंट हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम देखेंगे 127 और 128 मॉड्यूल को। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे SLC क्या चीज़ है, यानी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मतलब जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सपोज़ आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें आप क्या कर रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट की अटेंडेंस लगाते हैं, सपोज़ डेली अटेंडेंस लगाते हैं, स्टूडेंट ऐड करते हैं, स्टूडेंट को रिमूव करते हैं एंड सो ऑन, यानी आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है स्कूल के लिए। तो उसके 3 फेज़ होंगे। सबसे पहले आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, उसके बाद जब आप यूज़ करते हैं या जो भी कस्टमर होता है जब वो यूज़ करता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम गुजरने के बाद उसमें कुछ एरर्स आएंगी, तो उन एरर्स को करेक्ट करना, उसको हम मेंटेनेंस का नाम देते हैं। क्लियर हो गया? जब मेंटेनेंस करने के बाद दोबारा यूज़ होता है तो पॉसिबल है दोबारा फिर एरर्स आए, सम टाइम के बाद, यानी कुछ टाइम के बाद फिर एरर आ जाए, फिर वो मेंटेनेंस फेज़ में जाएगा, फिर उसको आप यूज़ करेंगे। तो चांसेस हैं कि स्टेप बाय स्टेप एरर जनरेट हो सकते हैं। तो ये 3 साइकिल्स हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में। क्लियर हो गया? मेंटेनेंस को रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम रिपेयरिंग का नाम देते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में ये रिपेयरिंग नहीं है। बेसिकली सॉफ्टवेयर में ये किसी भी एरर को रिमूव करने का नाम है। तो ये नेक्स्ट है जी, इस तरह पूछ सकता है कि वाई सॉफ्टवेयर इज़ मूव टू मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस में क्यों मूव किया जाता है? जाहिर सी बात है, जब एरर आएंगे तो उसको क्या किया जाएगा? मेंटेनेंस में लेके जाया जाएगा। ठीक है,
और कुछ चेंजेस अगर करनी पड़े, ये भी पॉसिबल है कि आपको कस्टमर कहे जी ये सॉफ्टवेयर जो है इसमें थोड़ी सी चेंज कर दें, मुझे ये इसका डिज़ाइन थोड़ा चेंज कर दें, तो इसके लिए भी आपको मेंटेनेंस के फेज़ में जाना पड़ेगा। ठीक है जी। चेंजेस होने के बाद फिर भी एरर आ सकती हैं, तो दोबारा जब एरर आएंगी तो फिर क्या आ जाएगा, मेंटेनेंस फेज़ में जाएगा। यानी 3 ये स्टेप्स हैं जिनकी बेसिस पे आपका सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस फेज़ में जा सकता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे SDLC क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इसके 4 फेज़ हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर है, उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, और नंबर 4 पे है टेस्टिंग। क्लियर हो गया। ये 4 साइकिल हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट किसी भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में। तो पहले हम आज रिक्वायरमेंट एनालिसिस को देखेंगे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस से क्या मुराद है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस से मुराद है कि जो कस्टमर सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाह रहा है आपसे, उसकी क्या नीड्स हैं, उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए। क्लियर हो गया। और उसके बाद उसकी कास्ट कितनी होगी, वो फिजिबल कैसा होगा, यानी फिजिबल उसमें कितनी होगी, फिजिबिलिटी कितनी होगी, रिलायबिलिटी कितनी होगी, ये सारी चीज़ें यानी आप सॉफ्टवेयर बनने से पहले देखते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो उनको डॉक्यूमेंट कर देते हैं, उनको डॉक्यूमेंट यानी किसी डॉक्यूमेंट में लिख देते हैं, उसको हम बोल देते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। यानी जब वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट आपकी आ जाती हैं तो उनको डॉक्यूमेंट करने का नाम आपका आएगा SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। क्लियर हो गया। तो जब डॉक्यूमेंट करते हैं तो उसमें हम ऑल पार्टीज़ को देखते हैं, उसमें स्टेक होल्डर्स देखते हैं, यानी कौन कौन उसको यूज़ करेगा, कौन कौन उसको डेवलप करेगा, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो डॉक्यूमेंट में कौन कौन से इनपुट होते हैं फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स, फ्यूचर यूज़र्स, यानी उसको जो फ्यूचर यूज़र्स जो हैं जो यूज़ करेंगे उनकी क्या रिक्वायरमेंट है वो हम देखते हैं। ठीक है। और उसकी फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी देखते हैं कि फाइनेंशियली वो किस हद तक जो है वो कामयाब होगा। कमर्शियल ऑफ द शेल्फ कॉट्स, यानी ऐसे कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती हैं जो आपको पहले से मालूम होती हैं, उनको भी हम देखते हैं। हो सकता है यानी आपका कोई सॉफ्टवेयर बिजनेस से रिलेटेड हो, तो बिज़नेस से रिलेटेड आपके पास उसकी मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, यानी उसकी मार्केट में जो पहले से बने हुए सॉफ्टवेयर हैं उनको भी आप देख के रिक्वायरमेंट बना सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।